पिछले एपिसोड में हमने जाना कि क्रांति की जो आग बंगाल में दहक रही थी 1908 में खुदीराम बोस को फांसी के बाद बंगाली युवाओं के नस नस में ज्वाला की तरह बहने लगी। हर युवा और युवती के सर पर आज़ादी को हासिल करने का जुनून सवार था। वंदे मातरम का नारा हर गली और हर कूचे से गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। सुभाष के घर में भी इस क्रांति की लौ शरद चंद्र के दिल में चलने लगी थी। वह तो शुक्र था कि जानकीनाथ बोस अंग्रेज़ों के करीबी थे, इसी वजह से वह अंग्रेज़ हुकूमत की जेल में नहीं थे। लेकिन जानकीनाथ बोस ने उन्हें कलकत्ते से वापस बुलाकर कटक में अपने घर में कैद करने का इरादा बना लिया था। उनका घर उस वक्त किसी वकालत के कोर्ट रूम से कम नहीं था, जहां शरद चंद्र बोस और उनके पिता में दलीलों का दौर चल रहा था, जिसे सुभाष छुपकर देख रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने पिता पुत्र के वैचारिक टकराव का नमूना भी देखा। अब आगे देखते हैं इस विचारधारा के मतभेद का क्या हर्ष होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास ऑडियो सीरीज नेताजी भारतीय स्वाधीनता का जन्म का 5वां पर्व, मेरे यानी आरजे निकू और लेखक मनोज स्वामी के साथ आपके अपने एस FM पर। बकवास, सब बकवास है। इतिहास गवाह है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिलने वाली, अगले 100 साल तक तो नहीं। वह हमसे कितने ज़्यादा विकसित है मालूम है तुम्हें? हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ना कि उनके खिलाफ जाकर देश में हो रही उन्नति को रोक देने की। जानकीनाथ ने शरद से कहा। पिताजी, आप जिसे उन्नति कहते हैं ना, मैं उसे अपने देश का शोषण समझता हूँ। उनके हमारे देश में कदम रखने से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा देश। कहाँ गया वह सोना? कहाँ गई हमारी वह खुशहाली? कहाँ जाता है हमारे देश का नाज? क्यों है आज हमारे देश में भूखमरी? खुद के लिए तो वह लोग शानदार क्लब और अय्याशी के ठिकाने बनाते हैं, जिसके बाहर लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लेकिन हमारे देशवासियों के सर पर ढंग की छत भी नहीं है। यह अंग्रेज़ कुत्तों और हमारे भारतवासियों में कोई फ़र्क नहीं समझते। छोड़िए, नहीं चाहिए हमें उनकी ऐसे ऐश और आराम के साधन। क्यों कॉलेरा और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारियों के लिए सिर्फ इन लोगों ने अपने लिए अस्पताल खोल रखे हैं? हमारे देशवासियों को मरने के बाद यहीं रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। क्यों उनकी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता? शरद चंद्र ने आवेग में आकर अपने पिता के सामने पहली बार अपने विचार प्रकाश किए। जानकीनाथ ने शरद को ध्यान से देखते हुए कहा, तो कलकत्ते में यह शिक्षा ग्रहण की जा रही थी। जिन देशवासियों के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो, याद करो 1857 की क्रांति की दास्तान, जब अपने अपने स्वार्थ के लिए भाई ने भाई के साथ गद्दारी की। छोड़ो 1857 की बात, हम हिंदुस्तानियों के खून में ही गद्दारी और स्वार्थ बहता है, वरना क्या यहाँ जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग पैदा होते? मानता हूँ जवानी में खून गर्म होता है, और यह स्वाधीनता और क्रांति जैसी बेमानी बातें तुम जैसे नौजवानों को लुभाती है, पर मैंने दुनिया देखी है और दुनिया की फितरत को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम जैसे होनहार लड़के को इन क्रांतिकारियों के ढकोसले में फंसने नहीं दूंगा। 1 साल तक पढ़ाई से छुट्टी लो, तब तक ये अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों की छुट्टी कर देगी। अब तुम्हें कलकत्ते जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस यहीं रहो जब तक कि मैं तुम्हारे माथे से इस दीवानगी का भूत न उतार दूँ। शरद चंद्र ने कहा, आप शायद मुझे इस घर में जंजीरों में बांध सकते हैं पिताजी, लेकिन भारत माता को जंजीरों से आज़ाद करने के लिए क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुझ जैसे लाखों नौजवान इस राह पर चल चुके हैं, उनको कैसे रोक पाएंगे आप? वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरा परिवार है, और अपने परिवार को सही सलामत रखने के लिए अगर मुझे अंग्रेज़ों से नज़दीकियाँ भी बनानी पड़ी तो मैं वह नज़दीकियाँ बनाऊँगा। अब तुम जा सकते हो, जानकीनाथ ने शरद से कहा। शरद चंद्र अपने कमरे की तरफ चले गए, लेकिन सुभाष के दिमाग में आज़ादी, क्रांति और गुलामी जैसे शब्द भेद कर गए। स्कूल में तो सिर्फ इंग्लिश और लैटिन भाषा का ही प्रयोग होता था। वहाँ यूरोपियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाइबल स्टडीज़ का अध्ययन ही कराया जाता था। हिंदुस्तानियों की भाषा, इतिहास और संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। इस बात से बेखबर कि उसकी माँ भी
बाप बेटे की टकरार को उनके पीछे खड़े होकर ही सुन रही थी। सुभाष ने अपने पिता को वहीं से छिपकर मुंह चिढ़ाया। अगले ही पल प्रभावती देवी ने उनके कान पकड़े और चुपचाप खींचते हुए उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गई। वहाँ कमरा बंद कर उन्होंने सुभाष से पूछा, यूं छिप छिप कर चोरों की तरह क्या सुनने की कोशिश कर रहे थे सुभाष? वही जो आप सुनने की कोशिश कर रही थी माँ, सुभाष ने अपनी माँ को बिना किसी झिझक के जवाब दिया। बहुत शैतान हो गए हो तुम। तुम्हें पता नहीं कि छुप छुप कर बड़ों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं? प्रभावती देवी ने सुभाष से पूछा। पता तो है माँ, लेकिन दिल नहीं माना। फिर स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब दिल और दिमाग में जंग चल रही हो तब दिल की सुननी चाहिए। इसलिए मैंने स्वामी विवेकानंद की बात मान ली, सुभाष ने जवाब दिया। प्रभावती देवी अपने नन्हे सुभाष की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा, और क्या क्या सिखाया है तुम्हारे स्वामी विवेकानंद ने? सुभाष ने जवाब दिया, जो भी काम स्वार्थ के कारण हो वह अनैतिक है और जो काम निस्वार्थ हो वह नैतिक। प्रभावती देवी ने इस बात को सुनकर ही समझ लिया कि सुभाष अगला प्रश्न क्या करने वाला है, लेकिन वह चुप रही। सुभाष ने पूछा, माँ, आज दादा ने जो काम करना चाहा वह बिना किसी स्वार्थ के था, लेकिन पिताजी ने उनको अपने स्वार्थ की वजह से रोक दिया। पिताजी ने यह गलत काम क्यों किया माँ? कटक में बोस परिवार में मची हलचल कैसी लग रही है? बाप बेटे की टकरार के बाद अब सुभाष और उसकी माँ के बीच का संवाद आपको कैसा लगा? अपने छोटे बेटे के मुंह से अध्यात्म और न्याय अन्याय की पहचान की बात को सुन सोचिए प्रभावती देवी के मन में क्या चल रहा होगा। यह संवाद लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस संवाद के अंत होने के बाद उस दिन से माँ बेटे के बीच में एक नए तरह के रिश्ते की शुरुआत हो गई। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सुभाष की आज़ादी पाने के नज़रिए पर आध्यात्म के प्रभाव पर रोशनी डालने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम यानी मैं आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी के साथ, आपके अपने एस एफ एम पर।